इस वीडियो में अपन बात करते हैं वेव एटॉमिक मॉडल की। तो वो स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, और डाल्टन एटॉमिक मॉडल ने क्या बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डाल्टन मॉडल क्या हो गया आपका, फेल हो गया। डाल्टन मॉडल क्या हो गया आपका, फेल। क्लियर हुआ? ठीक है, याद आया थोड़ा बहुत? ठीक। फिर उसके बाद सेकंड मॉडल पढ़ा था अपन ने, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। उसमें क्या बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होगा आपका, प्रोटॉन रहेगा। बट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बट एक्चुअली ऐसा होता है कि आपके पास नहीं। तो अपन ने बोला कि भाई थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी फेल हो गया। उसके बाद आया था नेक्स्ट अपने पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या आया था आपका, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था अपन ने कि अपन के पास गोल्ड फॉइल थी जिस पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट कराया। गोल्ड फॉइल पे किसका बम्बार्टमेंट कराया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया। तो अपन ने देखा या इसका स्टेटमेंट था कि भाई जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस पे रहेगा, और बिकॉज ऑफ ओनली प्रोटॉन। तब तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, कि भाई न्यूक्लियस में ओनली क्या होगा, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता कि भाई साहब तब तक डिस्कवरी नहीं हुआ तो अपने को नहीं पता था अप टू रदरफोर्ड मॉडल कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी रहता है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या था कि भाई डिफरेंट सर्कुलर पाथ होंगे जिन पे क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। और ये थ्योरी फेल क्यों हुआ था कि आपका क्लासिकल थ्योरी की वजह से, कि भाई अपन ने बोला कि भाई कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो अपन बोलेंगे उसका कुछ ना कुछ एनर्जी कम होगा और एक पॉइंट आएगा वो जो किधर आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में। बट इस मॉडल में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका नहीं होता। इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई ये वाला मॉडल भी क्या हो गया आपका, फेल्ड हो गया। उसके बाद अपने पास फोर्थ मॉडल आया था, बोहर एटॉमिक मॉडल। फोर्थ मॉडल कौन सा था, बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल में अपने पास मेन ड्रॉबैक क्या था, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। वो आपका एटम भी हो सकता है और क्या पॉसिबल है, आयन भी पॉसिबल है। तो बोहर मॉडल में मेन प्रॉब्लम क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही अप्लीकेबल था। अगली चीज़ कि तब तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था। तो अपन ने बोला था कि भाई न्यूक्लियस पे क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो डिफरेंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ये कौन कौन सा होगा, के, एल और एम। इसके लिए दो अजम्पशन थे। पहला क्या था, एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। और दूसरा स्टेटमेंट आया था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई। इतनी बात क्लियर है। और इसके क्या ड्रॉबैक थे कि भाई मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं वैलिड रहता, मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसके बाद अपन बोलते हैं कि भाई अपने पास 3 थ्योरी है। इसके बाद क्या अपने पास कितनी थ्योरी है, 3। पहली कौन थी, लुइस दी ब्रॉय हाइपोथेसिस। उसमें क्या बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। और वहाँ पे एक एक्सप्रेशन यहाँ आया था, वो था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी बोल दो या एच अपॉन पी। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल अपन ने बात की थी, इसके डेरिवेशन वगैरह की भी अपन ने वहाँ पे बात किया था। फिर आया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
उसके बाद क्या आया था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या बोला था, किसी भी पार्टिकल के लिए अपन क्या करते हैं, पोजीशन और मोमेंटम सर्टेनिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसी भी पार्टिकल के लिए अपन पोजीशन और मोमेंटम सर्टेनिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये दोनों की बात की करते टाइम अपन ने बोला था कि भाई ये बेटर रहता आप किसके लिए यूज़ करो, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करो। लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो बट उसका कोई सिग्निफिकेंस आपके पास नहीं होता। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था वेव एटॉमिक मॉडल के लिए, वो है आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वो क्या है आपका, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। जैसे क्लासिकल थ्योरी में अपन बोलते हैं ना F इज इक्वल टू एम ए, तो सेम श्रोडिंजर ने क्या किया, आपका क्वांटम थ्योरी के लिए या क्वांटम फिजिक्स के लिए जो इक्वेशन दिया उसको बोलते हैं अपन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इस चैप्टर में अपन सिर्फ इक्वेशन क्या होता है श्रोडिंजर इक्वेशन उसकी बात करेंगे, और क्या सिग्निफिकेंस या उसकी क्या एप्लीकेशन रहती है उसकी बात करते हैं। डिटेल से सॉल्यूशन वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो वेव एटॉमिक मॉडल है बेसिकली तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और तीसरा क्या है, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ठीक है। और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको इन्होंने वेव अज्यूम करके सॉल्व किया है। इलेक्ट्रॉन को क्या अज्यूम किया है, वेव अज्यूम करके अपना एक थ्योरी डिफाइन किया है। इतनी बात ठीक है। ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉइंट रहते हैं कि भाई इसका क्या वेव थ्योरी क्या डिफरेंट है बोहर मॉडल से। तो पहली बात आती है कि भाई ये जो अपने पास वेव थ्योरी है ये आपके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, आपका वैलिड रहेगा, जबकि बोहर थ्योरी सिर्फ किसके लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मेजर तो आपका यही बात है कि भाई ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड रहेगा। दूसरा इस थ्योरी में क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो भी हैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते, क्योंकि अपन ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस हुआ, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका वेव की तरह बिहेव किया तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा कुछ पाथ होगा, तो ये कभी भी सर्कुलर होगा क्या, आपका नहीं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या बोला अपने पास, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। फिर अगली बात है कि भाई यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, तो वेव थ्योरी से बोलते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटल्स। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुआ उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, या एक और बोल दिया था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्स द प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन का घर क्या हो गया आपका, ऑर्बिटल्स हो गया। कि भाई इलेक्ट्रॉन मतलब नॉर्मल इंसान कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, घर पे रहेगा। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबल लोकेशन क्या रहेगा आपका, ऑर्बिटल रहेगा। इतनी बात क्लियर हुआ। ठीक है। अब एक और चीज़ आता है जो अपन ने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में पढ़ा था, वहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखाया था 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये आया कहाँ से, इसके डेरिवेशन की बात की थी, मतलब कुछ लोगों का डाउट था। तो अपन बोलते हैं mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, इसको लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन एम वी। 2πr इज इक्वल टू n इंटू एच बाई पी, और अपने को पता है h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, 2πr इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, n लैम्डा। n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल हो गया, लैम्डा का मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ, r का मतलब क्या हुआ आपका, रेडियस। अब अगर अपन बात करें पर्टिकुलरली श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की, तो ये आपके पास क्या है, वेव इक्वेशन है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस 8π² m h स्क्वायर ई माइनस वी साइन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म आता है कि भाई 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है,
H प्लांक कांस्टेंट है, m मतलब मास की बात कर रहे हो, और E का मतलब क्या हुआ आपका एनर्जी। E का मतलब क्या हुआ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और V का मतलब क्या हो गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। V का मतलब क्या हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी। और d2 स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर y एक्सिस z 3D में बात करो तो आप क्या बोलोगे, साथ में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर की अगर आप 3D में बात करो तो यहाँ पे सिर्फ अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ बात किया है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो क्या है आपका साइन। जो क्या है साइन, क्या लिखता है PSI। साईं बाबा वाला साइन नहीं रहेगा, त्रिशूल जैसा कुछ बोलना चाहो तो इसको क्या बोलोगे आप साइन। साइन क्या रहेगा आपके पास, साइन रहेगा वेव फंक्शन। साइन को क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप वेव फंक्शन। इतनी चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब ये ही इक्वेशन अपन बोलते हैं इट इज़ एवरीथिंग अबाउट क्वांटम सिस्टम, कि भाई क्वांटम सिस्टम का कुछ भी हुआ उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस इक्वेशन के हेल्प से अपन बता सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपका जो अपन बोलते हैं ना भाई क्लासिकल फिजिक्स में F इज इक्वल टू एम में रहता है, तो ये क्वांटम फिजिक्स का F इज इक्वल टू एम में रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब फिर अगर अपन नॉर्मली बात करें कि भाई आपके पास अगर अपन क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, क्या बात करें क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, अपने पास क्या है एक कोई बॉल है, ठीक है। अब अगर अपन बॉल को फेंकते हैं तो यहाँ पे अपन बोलते हैं F इज इक्वल टू एम में अप्लीकेबल है, और A इज इक्वल टू क्या होगा आपका d2 x स्क्वायर, या अगर dt बोल देते वो भी चलेगा। ये होगा आपका मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा m इंटू डी एक्स बाय डी टी हुआ। तो अपन बोलेंगे कि भाई F इज इक्वल टू एम ए के बेसिस पे अपन क्या बता सकते हैं, अपन पोजीशन बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका हाफ mv स्क्वायर रहेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई F इज इक्वल टू एम ए की हेल्प से अपन क्या करते हैं, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इन केस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स भी आप बोल सकते हो। बट अगर यही बात अगर क्वांटम फिजिक्स की आ गई तो क्वांटम फिजिक्स पे F इज इक्वल टू एम में अप्लीकेबल नहीं रहता। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे F इज इक्वल टू एम में अप्लीकेबल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं एक बॉक्स है आपके पास, अपन बात करते हैं कि भाई अपने पास क्या है एक बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स में अपन ने बोल दिया कि भाई इस बॉक्स में आपके पास क्वांटम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस बॉक्स में अपन ने क्या बोल दिया, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोल दिया अपन ने, क्वांटम ऑब्जेक्ट बोल दिया, और या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू एम में अप्लीकेबल नहीं रहेगा। इतनी चीज़ ठीक है? ठीक है। अब अपने को बोले कि भाई इस ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन बताओ, तो अपन बोलेंगे कि भाई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हुआ, क्वांटम ऑब्जेक्ट हुआ, तो अपन बोलेंगे बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन इसका पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी सर्टेनिटी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि भाई यहाँ पे F इज इक्वल टू एम में एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ड्यू टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन इसका पोजीशन मोमेंटम सर्टेनिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन वगैरह एक्सप्लेन सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते तो फिर अपन ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया। अपन ने क्या किया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, वो क्या है आपका साइन। नेक्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास, साइन। साइन बेसिकली क्या होगा आपका वेव फंक्शन रहेगा। साइन बेसिकली क्या होगा, वेव फंक्शन होगा, जो किसके बारे में बताएगा आपका कि भाई वेव फंक्शन होगा जो आपका प्रोबेबिलिटी बताएगा। वो क्या बताएगा आपका प्रोबेबिलिटी बताएगा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की, या आप बोल दो
कोऑर्डिनेट बताएगा। इलेक्ट्रॉन बेटर है कि क्या बोल दो, साई क्या बताएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट के बारे में डील करेगा। और साई स्क्वायर आपके पास क्या बताएगा, आपका प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करेगा। साई स्क्वायर क्या एक्सप्लेन करेगा, प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करेगा। और अगर कोई बोले कि भाई आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटम ऑब्जेक्ट है, तो उस पर एफ इज इक्वल टू एम में क्यों नहीं अप्लीकेबल है, क्योंकि आप बोल दो बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या आपका डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, उनकी वजह से अपन बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपका क्लासिकल फिजिक्स वाला थ्योरी अप्लीकेबल नहीं रहेगा। आई होप ये वाला एग्जाम्पल सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है। अब अपन एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझने का ट्राई करते हैं कि भाई एक्चुअली में क्या हो रहा होगा। तो सुनिए, एक मिनट। ठीक है, अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि भाई क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में क्या आपके पास डिफरेंस रहेगा। अब अपन बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक रूम है, मान लीजिए अपने पास क्या है, एक रूम की बात कर रहे हैं, और रूम में मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये रूम के अंदर एंटर किया, जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया, अब अपन बोलते हैं यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है आपका, दो चीज़ें हैं, एक PS4 प्रो रहेगा या प्ले स्टेशन बोल दो या एक्सबॉक्स है आपके पास, और दूसरा बोल दिया आपके पास क्या है, बेड है, और एक रूम के एक कॉर्नर पे क्या है आपका, टीवी। तीन चीज़ें हैं कि भाई आपका छोटा भाई है, रूम में तीन चीज़ें हैं, या तो वो टीवी देख सकता है, या आपका प्ले स्टेशन पे गेम खेल सकता है, या भाई क्या कर गया होगा, सो गया होगा। ठीक है, अब अगर आपको बोले कि भाई बताइए आपका भाई है वो क्या 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 कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई कुछ प्रोबेबिलिटी बताओगे कि भाई चांस है, 60% चांस है कि वो क्या कर रहा हो, प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा हो। 10% चांस है कि वो क्या कर रहा हो, टीवी देख रहा हो। और 30% चांस है कि भाई वो क्या कर गया होगा, रूम में जाते ही सो गया होगा। ये अपन बोलेंगे कि भाई 60, 10, 30, ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी है। ये कैसे बताया कि भाई आपका भाई है, आपको पता है क्या कर रहा होगा, इतनी चीज़। ठीक है, अब जैसे ही आपका इस रूम का मान लो ये आपने बोल दिया ये गेट रहेगा, डोर रहेगा, अब जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, 100% एक्यूरेसी से पता चल जाएगा कि मान लो वो क्या कर रहा है, प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा है। तो आप जैसे ही रूम ओपन करोगे तो आपको क्या पता चला, क्या दिखा, वो प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा है। इसका मतलब आपका सर्टेनिटी या श्योरिटी क्या आ गया, 100% आपका आ गया। आपको पता चल गया कि भाई वो क्या कर रहा है, वो प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा है। और अगर रूम की बात करें, अगर रूम बंद था तब तक क्या प्रोबेबिलिटी थी कि भाई 60% गेम खेलने का था, 10% टीवी देखने का था, और 30% था कि भाई वो क्या कर गया होगा, आपका सो गया होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये तो अपन ने नॉर्मल बोल दिया कि भाई अगर नॉर्मल रूम के केस में आपका छोटा भाई रहेगा। अगर मान लीजिए यही आपके पास रूम है, यही आपके पास क्या है, रूम है, यही आपके पास क्या है, अपन ने बोल दिया क्या है, अपने पास एक रूम है। ठीक है, अब इस रूम में अपन ने बोल दिया कि भाई अभी क्या बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन। इस रूम में किसकी बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और इस बॉक्स को बोल दिया अपन ने इनफाइनाइट स्क्वायर बॉक्स है। ये क्या है आपका, या मान लो नॉर्मल, अभी इतना मत सोचो, इतना आगे वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं डिटेल से पढ़ रखा है, या नॉर्मल इतना समझो, आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, आपके पास क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स में अपन ने क्वांटम ऑब्जेक्ट, या मान लो आपने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। इस बॉक्स में क्या रख दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन रख दिया। या मान लो और सिंपल करते हैं इसी चीज़ को, कि अपने पास क्या है, इतना ही बॉक्स है। ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में अपन ने क्या रख रखा है, इलेक्ट्रॉन। इस बॉक्स में क्या रख रखा है, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये बॉक्स बंद रहेगा तो अपन बोलेंगे कि भाई एक जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वहाँ पे एक टर्म आया था वेव फंक्शन। वहाँ पे एक टर्म क्या आया था आपका, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की कोऑर्डिनेट्स बताएगा। और साइन स्क्वायर क्या बताएगा आपका, प्रोबेबिलिटी। साइन स्क्वायर क्या बताएगा आपका, प्रोबेबिलिटी किसका,
फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 20%, 15%, 30%, 15 और क्या बोल दिया 20%। ये डिफरेंट आपका प्रोबेबिलिटी है किसका, फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हो कि मान लो जैसे ही आपने ये डोर ओपन किया तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, आपका जैसे ही डोर ओपन किया तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, पार्टिकल। जैसे ही डोर ओपन किया आपका इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, आपका पार्टिकल बन जाएगा। बट जब तक डोर क्लोज था तब तक आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते थे क्या, कुछ नहीं। अपने को सिर्फ जो अपन बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसकी हेल्प से अपन क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए। ठीक है, अब एक नोट करके एक और चीज सुनना कि भाई जब अपन बात की थी कि आपके छोटे भाई की बात की थी और एक अपन ने किसकी बात की है, इलेक्ट्रॉन की। तो अपन बोलते हैं कि भाई जब भी आप अपने छोटे भाई वाला एग्जाम्पल लेते हो तो अपन बोलते हैं कि भाई वो क्या होगा, वो एक फिक्स पोजीशन पे ही रह सकता है कि भाई या तो वो टीवी देखेगा या क्या देखेगा, या सो रहा होगा या क्या कर रहा होगा, गेम। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो गेम भी खेल रहा होगा, टीवी भी देख रहा होगा और सो भी रहा होगा। तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता, केवल एक फिक्स चीज़ रहेगा, एक फिक्स केस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के केस में अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ पे सुपर पोजिशन की बात करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन सभी जगह पे क्या होगा, अपन क्या बात करेंगे, सुपर पोजिशन की बात करेंगे। तो यही आपका डिफरेंस हुआ कि भाई जो अपन ने नॉर्मल इंसान की बात की थी वो एक फिक्स जगह पे रहेगा, और अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सुपर पोजिशन की वजह से सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेगा, सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेगा। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी की बात की थी, जो अपन ने साइन स्क्वायर की बात की या साइन की बात की, उसका भी अपन थोड़ा और मीनिंग भी देखते हैं। अपन बेसिकली अभी बात करते हैं साइन स्क्वायर की, और साइन स्क्वायर क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बताएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि भाई एक ऐसा केस रहेगा जहाँ पे अपन यहाँ पे बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आ गया। ये क्या आ गया, आपका प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आ गया। और इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है अपने को, प्रोबेबिलिटी क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या मिल रहा है अपने को, मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये अपना एक ग्राफ हो गया या एक वेव बोल दिया अपन ने। ठीक है, एक वेव आपका ऐसा भी हो सकता है कि भाई जहाँ पे ये मैक्सिमम आया। ठीक है, और एक वेव आपका ऐसा भी पॉसिबल है। तो अपन ने 3 केस की बात की, 1, 2 और ये क्या बोल दिया 3। 3 केस की बात की कि भाई इलेक्ट्रॉन के वेव की बात की। मान लीजिए 4th केस आपका ऐसा कुछ भी हो रहा होगा, ये भी क्या है बोल दिया अपन ने, एक वेव है। ये क्या है आपके पास, वेव है, या बोल दिया अपन ने साइन स्क्वायर का ग्राफ बता रखा है। साइन स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यू है कि भाई यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे वैल्यू कम है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि कभी भी वो इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स से बाहर हो सकता है क्या आपके पास, नहीं। इसका मतलब कि भाई इस बॉक्स के बाहर साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, 0। इस बॉक्स के बाहर साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। तो कोई आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, तो बताइए ये आपका ग्राफ सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अपन बोलेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इसी रूम के अंदर रहेगा, इस बॉक्स के अंदर रहेगा। कभी भी बाहर पॉसिबल है क्या आपके पास, नहीं। इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट ग्राफ नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर भी अपने को क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ है क्या आपका, नहीं। अब कोई पूछे कि भाई ये ग्राफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ हो सकता है क्या, तो अपन ने को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, एक स्टार्टिंग में इन पॉइंट पे बाउंड्री पे। एक चीज़ बताओ, बाउंड्री पे कभी भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, इसकी बाउंड्री पे नहीं। तो बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा और बीच में कहीं पे मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का ग्राफ पॉसिबल है। इस पॉइंट में यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, मैक्सिमम दिख रहा है। यहाँ पे अपने को क्या वैल्यू दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ है,
ये आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3, कैसे क्या कुछ आया उनकी अपन बात करते हैं। बट अभी एक रफ आइडिया क्लियर हुआ सब लोगों को कि भाई अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या काम आएगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बेसिकली बताएगा प्रोबेबिलिटी, बेसिकली क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी। ये इक्वेशन वैसा ही है जैसे अपन क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स में बात करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये भी बोल सकते हो जो क्वांटम फिजिक्स का F इज इक्वल टू एम ए है वो होगा आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और वहाँ पे साई क्या रहेगा आपका, साई आपका कोऑर्डिनेट्स बताएगा इलेक्ट्रॉन वेव का, और साइन स्क्वायर किसके बारे में डील करता है, साइन स्क्वायर आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में डील करता है कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव के बारे में बताएगा। और जो आपके इलेक्ट्रॉन के शेप की बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव कैसा पॉसिबल रहेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेव डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रॉन वेव अपने पास पॉसिबल है। वो इलेक्ट्रॉन वेव ऐसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वेव ऐसा कुछ दिखने को मिल सकता है। तो अपने पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन वेव के ग्राफ अपन ने बात किए। बट कभी भी बताओ ये वाला केस कभी भी पॉसिबल है कि आपका, ये वाले केस की कभी भी अपन बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते, क्योंकि भाई वॉल पे या बोल दिया बाउंड्री पे या वॉल के बाहर कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये ग्राफ कभी भी रहेगा कि आपका नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपन ने बोला कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ वेव होगा, और उनमें अपन ने देखा कि कौन कौन सी वेव पॉसिबल है और कौन कौन सा वेव अपने पास पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, या साइंस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगली बात आती है कि भाई बोहर मॉडल में अभी तक अपन ने पढ़ा था कि भाई ऑर्बिट की बात की थी। बोहर ऑर्बिट में क्या बोला था, डिफरेंशियल बोला था। कौन कौन सा है, KLMN करके ऐसी बात की थी अपन ने, KLMNOP ऐसे करके अपन ने डिफरेंट शेल वगैरह की बात की थी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका वेव की तरह। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, अपने पास वेव की तरह। और किसी फिक्स जगह पे इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलेगा नहीं, किसी फिक्स जगह पे तो इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेगा नहीं। तो अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। अपन किसकी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। और इसी प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपन बोलते हैं कि अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। अपने पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। या ऐसे बोल दो, ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल का मतलब हुआ न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी जगह जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कि ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा अपने पास, ऑर्बिटल्स। वो क्या होगा अपने पास, ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स के शेप क्या हो सकते हैं आपके पास, अलग अलग शेप रहेंगे। ये डिपेंड करेगा, इन ऑर्बिटल्स के शेप क्या होंगे आपके पास, अलग अलग रहेंगे। और इनका एनर्जी भी क्या होगा आपका, डिफरेंट रहेगा। इनका एनर्जी भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। कैसे, समझो एक चीज अपन ने पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला ग्राफ बताया था। वो बेसिकली क्या होगा, एक वेव होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, सबका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी भी क्या है आपका, डिफरेंट। एनर्जी भी क्या है अपने पास, डिफरेंट रहेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। ऑर्बिटल किसको बोलते हो, कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जहां पे क्या है, मैक्सिमम है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल आपके पास डिफरेंट शेप में रहेंगे। अपन बोलेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, फिर अपन ने बात किया d ऑर्बिटल, या क्या बोल दिया अपन ने, f ऑर्बिटल्स। अभी अपन सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स की ही बात करेंगे। s ऑर्बिटल का शेप क्या बोलेंगे अपन, स्पेरिकल।
स्क्वायर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, इसका शेप क्या होगा आपका, लिख लीजिए, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा आपका, स्पेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप की अगर अपन बात करें तो इसका शेप क्या बोलते हैं अपन, डंबल टाइप। इसका शेप क्या होगा आपका, डंबल के जैसा अपने पास रहेगा। डंबल कौन से वाले, जिम वाले डंबल की ही बात कर रहे हैं। तो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा आपका, डंबल टाइप होगा। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा आपके पास, डंबल टाइप रहेगा। डी ऑर्बिटल का शेप क्या बोलते हैं अपन, डबल डंबल। डी ऑर्बिटल का शेप क्या बोलेंगे अपन, डबल डंबल। डी ऑर्बिटल का शेप क्या हो जाएगा आपका, डबल डंबल। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब डी के बाद आता है एफ। एफ ऑर्बिटल का शेप क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स। एफ ऑर्बिटल का शेप क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स बोल दो, या क्या बोल दिया, ट्रिपल डंबल बोल दिया, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ जगह पे दिया रहता है। बट आप सिर्फ इतना याद रखना, एफ मतलब क्या हो गया, फालतू, या बोल दो एफ का शेप क्या रहेगा आपका, कॉम्प्लेक्स रहेगा। इनके नाम वगैरह याद रखने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं रहेगी एफ की। बट डी ऑर्बिटल का ध्यान रखना, डी कौन कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। डी में याद रखना कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। डी के कितने ऑर्बिटल हैं अपने पास, 5। पी में बात करते हैं, 3 ऑर्बिटल है, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, और क्या होगा आपका, पी जेड। पी में 3 ऑर्बिटल कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, और क्या होगा आपका, पी जेड। पी का शेप क्या होगा, डंबल। एस का शेप क्या होगा आपका, स्पेरिकल। डी का शेप क्या होगा, डबल डंबल। और एफ का शेप क्या रहेगा आपका, कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ, ठीक है। अब वापस आते हैं अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कुछ टर्म रहती है, तो अपन बात करते हैं कि भाई ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोली। अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और साइन आपका क्या होगा, आपका साइन होगा श्रोडिंगर वेव फंक्शन। ई का मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी। वी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। इसके सॉल्यूशन वगैरह अपने पेपर में नहीं आते, सिर्फ आपको इक्वेशन पता रहना चाहिए कि वेव इक्वेशन क्या है आपके पास। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब सुनिए, दो टर्म आता है, ये थोड़ा आप नोट करके भी लिख लीजिए, कि भाई नोट करके लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, अपन बात करते हैं साइन की। किसकी बात करते हैं, साइन की। तो साइन बेसिकली क्या होगा, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। क्या होगा आपका, वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगली चीज, इट इज मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कि भाई ये क्या रहेगा आपके पास, साइन बेसिकली क्या बताएगा आपका, साइन का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेट्स पे। अब किसके कोऑर्डिनेट्स, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। और अगर आप कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट अगर अपन 2D में बात करें तो ये बोला -y, ये +y, ये क्या हुआ +x, और क्या बोल दिया -x। 2D में अगर बात करें तो आपके पास कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं। सेम बोलते हैं अपन, साइन का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव हो सकता है। और साइन का मतलब क्या हुआ आपका, वेव फंक्शन हुआ, या क्या बोल दो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। क्लियर हुआ। अगली चीज कि भाई ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये बोल दो वाइस वर्सा भी बोल दो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के अगर साइन का वैल्यू पता हुआ, इसका मतलब क्या बता सकते हो, कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने को मिल सकता है। अगली चीज कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव। और कोऑर्डिनेट का कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि भाई ये पॉइंट बोले 2, -3 है, तो इस पॉइंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ क्या, नहीं। सेम स्टोरी इधर भी रहता है, तो अपन साइन के लिए बोलते हैं कि भाई इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके पास नहीं रहता।
तो अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता तो अपन किसके लिए बात करते हैं, साइन स्क्वायर के लिए बात करते हैं। अपन जो भी बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, साइन स्क्वायर। और जो अपन बोला था ना अपन ने थोड़ी देर पहले कि भाई ऑर्बिटल क्या हुआ, न्यूक्लियस में 3D स्पेस में ऐसी जगह जहाँ पे साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, मैक्सिमम। साइन की वैल्यू नहीं बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, साइन स्क्वायर की बात करेंगे। तो साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पहली बात आती है कि भाई ये क्या होगा, बेसिकली क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये छोड़ो एक बार, ठीक है। आप सिर्फ इतना पॉइंट याद रखो कि भाई साइन स्क्वायर बेसिकली क्या बताएगा आपका, साइन स्क्वायर बताएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। साइन स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो क्या बताएगा आपको, साइन स्क्वायर बताएगा। इतनी चीज़ ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ मेरे को एक एग्जांपल बताइए, इस केस में बताइए। अपन बात करते हैं कि अपने पास क्या है, कोई सिलेंडर है, अपने पास क्या है, कोई सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें बीच में क्या है, इस सिलेंडर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सिलेंडर में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कोई बोले कि भाई बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसको अपन ने बोल रखा है इलेक्ट्रॉन विद इन द सिलेंडर, कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है ये सिलेंडर में मिलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है कि भाई सिलेंडर के अंदर ही है। दूसरा पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कि भाई अगर कोई बोले कि भाई इस सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 होगा, कि भाई बाहर मिलने का कोई चांस है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सिलेंडर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, सिलेंडर के अंदर है। अगली चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट साइड ऑफ सिलेंडर, कि भाई लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन मिलने का कितना चांस रहेगा। तो अपन बोलते हैं आइदर ये लेफ्ट साइड होगा या क्या होगा आपका, राइट साइड। तो अपन बोलेंगे कि भाई इसका चांस क्या हुआ, 1/2। और राइट साइड मिलने का चांस क्या बोला अपन ने, 1/2, कि आइदर लेफ्ट साइड होगा या क्या बोलेंगे कि भाई ये किधर हुआ, राइट साइड। इतना मत सोचिए लेफ्ट राइट वाला बात, कि अभी सिर्फ ये बेसिक एग्जांपल से आप सोचिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन द सिलेंडर क्या हुआ, 1। आउटसाइड द सिलेंडर, कि भाई सिलेंडर के बाहर प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, 0 होगा। क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक है। एक और चीज कि अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, 0, कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में रहेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे आपको मिल सकता है कि आपका नहीं। तो किसी फिक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ आपका, 0 हुआ। आई होप इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अभी तक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एक बार और सुन लीजिए कि भाई अभी तक अपन ने क्या बात किया आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में। तो अपन ने सबसे पहले बात किया कि भाई पहले कौन कौन से डिफरेंट एटॉमिक मॉडल थे अपने पास। फिर अपन ने बात की कि भाई ये अभी वाला वेव मॉडल कहाँ से आया। तो वेव मॉडल बेसिकली क्या होता है, 3 चीज़ें होती है, डे ब्रॉय इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म ही अपन क्या बोलते हैं आपके पास, वेव एटॉमिक मॉडल। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बात आई कि भाई इसने क्या डिफरेंट है इसमें बोहर से। तो अपन बात करते हैं कि भाई बोहर ने क्या बोला था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और अभी वेव मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में रहेगा। तो वेव फॉर्म में रहेगा तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद बात की थी कि भाई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा उनको क्या बोला अपन ने, ऑर्बिटल्स बोला, कि भाई 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, उनको क्या बोला अपन ने,
ऑर्बिटल्स, उनको क्या बोला अपन ने, ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब अगली बात आती है कि भाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ऑर्बिटल्स क्या बताते हैं अपने पास, प्रोबेबिलिटी बताते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन मिलने का। इतनी चीज ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही नहीं, ये आपको सिर्फ क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। फिर अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की थी, इसमें टर्म आया था साई क्या रहता है आपका, वेव फंक्शन हुआ। फिर अपन ने दो एग्जाम्पल के थ्रू बात किया था कि भाई आपके पास एक आपका छोटा भाई है, रूम के अंदर है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हुआ। अब जैसे ही आप डोर खोलोगे, रूम के अंदर जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्ट बता सकते हो वो क्या कर रहा है। बट अगर यही बात आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो तो वहाँ पे अपन ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की बात में क्या बात करते हैं, उसमें उस केस में बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पे रहेगा। बट इलेक्ट्रॉन में क्या बोला अपने पास, सुपर पोजीशन वाला केस अपन ने कंसीडर किया। इतनी बात ठीक है। फिर अपन ने बोला था कि भाई साइन स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा किसका, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी बताएगा। फिर अपन ने बोला था कि ये डिफरेंट ग्राफ है, कि भाई ये एक वेव पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बोला कि भाई आपके पास बाउंड्री पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि बाउंड्री और इस बॉक्स के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये केस ठीक है। फिर इसमें अगला केस देखा, ये भी ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, और बाहर अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल, अगला ये भी आपका वेव डिनोट कर सकता है, ये भी आपका केस रहेगा, फोर्थ केस। फिर अपन ने एक और एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या दिखा रखा है कि भाई इस रूम के बाहर भी आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन। इस रूम के बाहर भी अपने को क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन। कभी भी ये केस पॉसिबल रहेगा क्या, नहीं, कि भाई इस रूम या बॉक्स के बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है। और वॉल पे भी कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन दिखेगा क्या आपको, नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये वेव आपका डिनोट नहीं करेगा, कि भाई ये वेव इलेक्ट्रॉन को नहीं बताता। इतनी चीज़ ठीक है। फिर अपन ने 3 ग्राफ की बात की थी, जो नॉर्मल n इज इक्वल टू 1 के लिए बात की थी अपन ने, n इज इक्वल टू 1 के लिए बात की, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। उसका अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल से और अच्छे से इनके ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है। फिर अपन ने बोला ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो पहले ही बात कर ली थी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। फिर अपन ने डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की थी कि भाई आपका एस का शेप क्या रहेगा, स्पेरिकल, पी का शेप क्या रहेगा आपका, डम्बल टाइप रहेगा, डी का शेप क्या होगा आपका, डबल डम्बल, एफ का शेप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साइन स्क्वायर की बात की। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ये चैप्टर, या अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो ये सिर्फ अपने जो सिलेबस में है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसके सॉल्यूशन वगैरह नहीं है। तो अगर आपको लगे कि भाई बहुत ही अजीब सा, कोई बोले कि भाई इसका सॉल्यूशन वगैरह मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा, तो वो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ते। अगर किसी को फिर भी रहेगा कि भाई इनका सॉल्यूशन कैसे रहता है, तो वो आप अगर 12th के बाद में बात करें, तो इंजीनियरिंग की बात करें, तो आप वहाँ पे एक अलग से सब्जेक्ट रहता है क्वांटम फिजिक्स, या अगर आप बीएससी करते हो तो वहाँ पे भी एक अलग से सब्जेक्ट आता है क्वांटम फिजिक्स। तो वहाँ पे आप डिटेल से पूरा एक बुक वगैरह 2-3 बुक रहती है, उसकी हेल्प से आप डिटेल से ये चीज़ें समझते हो। यहाँ पे अपने पास सिर्फ इंफॉर्मेशन वाला पार्ट